आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का बेहद खास एडिशन। कौन होगा 2022 का बाजीगर? ये तीनों क्यों डरे हुए हैं? तीनों क्यों भयभीत हैं? अखिलेश यादव से क्यों डर रहे हैं? हिंदुत्ववाद योगी को हराना हमारा लक्ष्य है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को बेघर कर दिया गया। हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। भागलपुर के दंगे हुए, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। आपकी उत्तेजना कह रही है उत्तेजना? आप कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद का लिखा क्या दर्शाता है? राहुल गांधी बार बार ट्वीट करते हैं हिंदू बनाम हिंदुत्व, वो क्या दर्शाता है? जब आपका नेता शशि थरूर कहता है हिंदू तालिबान, वो क्या दर्शाता है? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। 2022 के इस खास कार्यक्रम यानी पहले शो में आपका बेहद अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए ये देश है हमारा के पहले एडिशन का, जिसमें हम बात करेंगे 2022 के बाजीगर की। नया साल कैसा होगा सियासी हाल? 22 का बाजीगर कौन? 5 राज्यों में वोट युद्ध का बिगुल बजने वाला है। यही वजह है 2022 को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लिहाजा सारे दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना जानती है। मुख्यमंत्री बाबा जी झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ। तीखी बयानबाजी सर्दी में सियासी पारा बढ़ा रही है। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। जिस गाड़ी में बैठ करके वो एयरपोर्ट आए होंगे वो समाजवादी सरकार की दी हुई गाड़ी है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े होंगे और कानपुर आए होंगे वो समाजवादी सरकार की देन है। जिन्ना, अब्बा जान, मथुरा, मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान, मोदी योगी का डर दिखाने की कोशिश और हिंदू बनाम हिंदुत्व की कोशिश, ऐसे न जाने कितने विवादित मुद्दे भी खूब चर्चा में हैं। अखिलेश बाबू की हिम्मत नहीं है रोकने की, रोक नहीं सकते। कुछ ही महीनों में गगनचुंबी रामलल्ला का मंदिर बनने जा रहा है। मित्रों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश। अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है। जिन्ना 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 करते हैं। लेकिन लड़ाई उत्तराखंड और पंजाब में भी दिलचस्प होने जा रही है। उत्तराखंड में हरीश रावत जीत का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी युवा चेहरे के फायदे गिना रही है। पंजाब में कांग्रेस की कलह परेशानी खड़ी कर सकती है तो अरविंद केजरीवाल नतीजों पर बड़ा असर दिखा सकते हैं। साथ ही कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी की जोड़ी किसका खेल बिगाड़ेगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि 2022 का असल बाजीगर आखिर कौन होगा? चलिए, तो ये सबसे बड़ी चर्चा है 2022 का बाजीगर कौन। मेरे साथ बात करने के लिए मंच पे मौजूद है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। मेरे साथ मंच पे मौजूद है आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करिए। मेरे साथ राजकुमार भाटी मौजूद है इस मंच पर, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता, पीस पार्टी के, शांति की पार्टी है, लेकिन बातें वो कैसी करते हैं वो सबके सामने है, उनका भी अभिनंदन है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करिए। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, लेकिन मैं जनता जनार्दन आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ। आप लोग भी अपनी बात को मुखर ढंग से रखते रहते हैं और इस चुनाव में भी आप महत्वपूर्ण हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं 22 के बाजीगर की। और जब मैं 22 के बाजीगर की बात करता हूं तो हर पॉलिटिकल पार्टी का यह सपना होता है कि चुनाव के अंदर वो जीत कराए।
और इसकी ताल भी ठोकी जाती है, इसकी हुंकार भी भरी जाती है और इसके लिए आर पार की जोरदार लड़ाई भी होती है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव सेमीफाइनल क्यों बन जाता है? हम तो हर चुनाव को फाइनल की तरह लड़ते हैं। याद करिए, दिल्ली नगर निगम या हैदराबाद नगर निगम, जहां पर कि हमारी उपस्थिति भी उस समय तक महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी, हमारे केंद्रीय मंत्री तक जाते थे, तो आरोप लगता था, अरे नगर निगम के चुनाव में काहे आ रहे हैं। हम ये कहते थे हम ईमानदारी से लड़ते हैं। हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी दायित्व पर हो, वो केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, उसमें जाके लड़ता। हाँ, बाकी लोग सेमीफाइनल कहते रहते हैं और फाइनल में कभी पहुंचते ही नहीं। तो ये हमारे विरोधी दलों के लिए समस्या की बात है। हम ईमानदारी से अपना चुनाव लड़ते हैं, मुद्दों के ऊपर लड़ते हैं। और 2022 जानते हैं क्या करने वाला है? भारत के आकाश के क्षितिज पर जो एक लाली दिखाई पड़ी थी 2014 में और जो 2017 में उत्तर प्रदेश में पहुंची, वो अब 2022 में एक बड़ा आकार धारण करने वाली है। एक सवाल, क्योंकि आपने लाली की बात करी, लेकिन लाल से तो आप डर दिखा रहे हैं। अब देखिए, लाली आपको 2014 में दिखाई दी, 2021-22 में आप लाल से डर दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। लाली अरुणिमा के सूर्य की भी होती है और लाली खून की भी होती है। तो बस खून की लाली खेलने वाले लोग सत्ता में ना आ जाएं, इसलिए डर रहना चाहिए। और जो हमारी लाली है ना, वो भगवा से शुरू होती है। चलिए, क्योंकि आपने लाल की बात कर दी और आलोक जी तो लाल लाल क्या है, कहीं कांग्रेस आपके लिए उत्तराखंड में रेड अलर्ट बन जाए, क्योंकि वहां पर वो मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। हरदम मजबूत नेता है, थोड़े नाराज है लेकिन मजबूत नेता है। एक आलोक जी आप सामने है, तो एक सवाल मेरे मन में आया और मुझे लगता है पूछना चाहिए आपसे। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस खेल में नहीं है, उत्तराखंड में जबरदस्त तरीके से खेल में है, पंजाब में ड्राइविंग पोजीशन में है, लेकिन कांग्रेस के लिए कहा जाता है जहां वो खेल में होती भी है, उसका खेल बिगाड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है आपके साथ? अमीश जी, सबसे पहले तो ये खेल नहीं है, लोकतंत्र का मंच है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री के लिए अगर बाजीगर शब्द इस्तेमाल हो रहा है और मेरे भाई सुधांशु कहते हैं कि हम तो चुनाव में हर तरह से, पूरी तरह से केवल चुनाव ही लड़ते हैं, तो बाजीगर को चुनाव लड़ना मुबारक हो। दूसरी चीज, आज हम जानना चाहते हैं, लाली की बात हुई, देश के प्रधानमंत्री रेड अलर्ट, लाल टोपी, शमशान, कब्रिस्तान। देश के प्रधानमंत्री, कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा, लाली तेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं चला और मैं भी हो गया लाल। तो ये देश तो ऐसा है जो सबको साथ लेकर चलने वाला है। लेकिन देश में सत्तासीन लोग अगर डिवाइड एंड रूल के भाड़ो और राज करो की नीति पर आ जाएं, तो विकास असंभव है। अब मैं आता हूं कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम खेल में नहीं, हम उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। आज मैं आपके मंच से बात कहकर जाता हूं। ठीक है, देखिए आपने लाल का बड़ा, बिल्कुल आपकी बात, आपने लाल का बड़ा समर्थन किया। मैं जान सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में, और आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि किसी की भी सरकार बनेगी तो हमारे समर्थन से बनेगी, तो क्या मतलब बगल की तरफ इशारा है कि ये भी आपके बिना सरकार नहीं बना पाएंगे? इन्हें चेता रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने किसी को नहीं चेताया। चेताने का काम, धमकियां देने का काम, नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करने का काम देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी करती है, हम नहीं करते। अच्छा, हिंदुत्व में आप भी डिवाइड तो कर रहे हैं, आप भी अपना खेल तो खेल रहे हैं हिंदुत्व के अंदर। देश के अंदर जब एक सिख प्रधानमंत्री थे, एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे जी, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। जब चुनाव आता है तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आती है। ठीक है, आज हिंदुत्व खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं, आज केवल और केवल खतरे में युवाओं की नौकरी, किसानों का दामन। राहुल जी कह रहे हैं ना हिंदुत्व की बात, वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है हिंदुत्व की वजह से। राहुल जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। अभी आपने देखा होगा किस तरह की हेट स्पीचेस चल रही हैं, पूरा प्री प्लान्ड है। अच्छा, एक राज्य में पहले, कह रहे दूसरे राज्य में राहुल गांधी का भी प्री प्लान्ड है। जो ग्लोबल डिसमेंटलिंग हिंदुत्व वाली लॉबी है वो उस वजह से प्री प्लान्ड है। हालांकि वो देश में नहीं है राहुल जी, वो विदेश में है इस समय। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि मैंने यही सवाल जो आपने हिंदुत्व पर सवाल आपने खड़ा करा, राहुल जी ने खड़ा करा, कांग्रेस पार्टी ने खड़ा करा, मैंने ये जो कि महामंडलेश्वरों के भी आचार्य हैं जूना अखाड़ा के, अवधेशानंद गिरी जी, उनसे मैंने सवाल पूछा कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है।
आचार्य जी आप हमें समझाइए, आप हमें बताइए, उनसे बड़ा तो शायद कोई नहीं है। उन्होंने बोला कि सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग हो सकती है, फल और फल का रस अलग हो सकता है। अमीश जी आप ये बता दीजिए तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार भाटी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं रेड अलर्ट है, अमित शाह कार्यक्रम में जाते हैं, एक रैली को संबोधित करते हैं, समाजवादी पार्टी रामलला का मंदिर रुकवाना चाहती है लेकिन यूपी की जनता नहीं रोकने देगी। वो कहते हैं कि अगर सपा की सरकार आएगी तो आप आजम खान को खुला छुड़वा देंगे दोबारा से, लेकिन यूपी की जनता आजम खान को खुला नहीं देखना चाहती, यूपी की जनता मुख्तार अंसारी को खुला नहीं देखना चाहती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जरूरी है। जवाब। आपने कार्यक्रम के शुरू में माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बाइट सुनवाई। उनकी बाइट सुन के आपको लगा नहीं कि कितने डरे हुए हैं अखिलेश यादव से? तीनों का भाषण आजकल अखिलेश यादव का नाम लिए बिना पूरा नहीं होता है। लाल रंग, रेड अलर्ट, लाल टोपी से सावधान, लाल टोपी से खतरा है, तो स्पष्ट है कि लाल टोपी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अब सुधांशु जी विवेचन कर रहे हैं कि हमारा भी लाल रंग है लेकिन हमारा अच्छा है, इनका खराब है। अब इनका लाल कैसे अच्छा, हमारा लाल कैसे खराब है, यही समझ सकते हैं। लेकिन आपने कहा खून का रंग भी लाल है, तो इसका मतलब लाल रंग के बिना तो जीवन ही नहीं है, खून के बिना तो जीवन नहीं है। और सुनिए, लाल रंग भावनाओं का रंग है। आदमी जब बहुत क्रोधित होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, और आदमी जब बहुत ज़्यादा प्यार उसके चेहरे पर होता है तब भी लाल हो जाता है, जब वो शर्माता है तब भी लाल हो जाता है, जब वो भयभीत होता है तब भी लाल हो जाता है। लाल रंग भावनाओं का रंग है, लाल रंग जीवन का रंग है, लाल रंग समाजवाद का रंग है, लाल रंग इस देश की तरक्की का रंग है। योगी जी कहते हैं लाल रंग गुंडई का रंग हो गया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक बात, जिस आदमी ने अपने 12 मुकदमे वापस ले लिए हो वो किसी को गुंडा कहने का अधिकारी है? जी। अभी एमपी एमएलए कोर्ट में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक दोषी ठहराए गए हैं, उन्हें 6 महीने से 6 साल तक की सजा तो होगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, वाली पार्टी है और आप शरीफ पार्टी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी सपा की गाड़ी पे मोदी का पोस्टर लगाकर किसके नेता घूम रहे थे और उस गाड़ी को तोड़ रहे थे? किसकी पार्टी थी? मैं ये कहना बताइए ना किसकी पार्टी थी? मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, आप भयमुक्त हो जाइए। समाजवादी पार्टी आपकी तरह गुंडागर्दी नहीं करती है, बदले की राजनीति नहीं करती है, आपको जेल में नहीं डालेंगे, आपके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। जेल में डालेंगे? प्रधानमंत्री को जेल में नहीं डालेंगे? मतलब समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं हम जेल में नहीं डालेंगे। किसको? इन तीनों को। ये डरे हुए हैं मोदी को, अमित शाह को और योगी को। अरे मैं क्या कह रहा हूं, वो तीनों डरे हुए हैं। कौन तीनों? मोदी जी, अमित शाह, योगी जी। और जेल में किसको नहीं डालेंगे? समाजवादी पार्टी बदले की जेल में किसको नहीं डालेंगे? जेल में किसको नहीं डालेंगे? तो हो जाइए ना, जेल में किसको नहीं डालेंगे? ना आप अपने पुराने कथन पे आइए। जेल में मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ बिल्कुल पूरी होने दे रहा हूं सर। आप मेरी जेल में किसको नहीं डालेंगे? फिर कह रहा हूं, 2 बार नाम ले चुका हूं। हाँ बताइए। ये तीनों क्यों डरे हुए हैं? तीनों क्यों भयभीत हैं? तीनों इतने लाल टोपी से क्यों डर रहे हैं? अखिलेश यादव से क्यों डर रहे हैं? एकदम समाजवादी पार्टी किसी को डराती नहीं है। अरे भाई ना, हम भाजपा ही नहीं कर रहे हैं। मायावती जी का स्टेटमेंट याद है 95 में, कि मेरी जान लेना चाहते थे, मेरे विधायकों को पकड़ पकड़ कर ले जाकर जातिवाचक संबोधन देते हुए ले जाके गए थे, और उन्होंने कहा था मुझे मारने की पूरी साजिश थी। डरने की जरूरत कहां है? डरने की जरूरत आती है जब समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए उस जमाने में ऐसा ये लोग अपराधियों को संरक्षण डर रहे हैं। ग्राफ बढ़ रहा है जी। मैं कह रहा हूं सपा आ रही है। अरे भाई मैं कहता हूं, अरे बात तो सुनिए ना, मैं कहता हूं लोगों में डर तब लगता है जब सपा का ग्राफ बढ़ता दिखाई पड़े, परंतु जो सपा का ग्राफ नीचे होता है सारा डर खत्म हो जाता है। ठीक है। और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनके जमाने में जानते क्या होता था? एक सज्जन जी एक कविता लिखे थे, उसकी 2 लाइनें सपा के जमाने के लिए बहुत सी। कहीं पुलिस लुटेरन से कहे खूब ले तुम लूट, हमका दिन में छूट है तुम्हें रात में छूट, सुनो मौसेरे भाई करो तुम खूब कमाई, अभी कुछ साल ढिलाई। तो जब तक सपा की सरकार रहती है तो अपराधियों को ऐसा संरक्षण मिलता रहता है। ये उत्तर प्रदेश का जनता इस बात की गवाह है। चुनाव के एक्स फैक्टर की बात कर लेता हूं, क्योंकि चुनाव का एक एक्स फैक्टर है, वो है रामलला का मंदिर, और उसको लेकर आजकल क्या गाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आइए मैं आपको सुनाता हूं। क्या ये चुनाव का वाकई एक्स फैक्टर है?
शदाब चौहान को आने दीजिए, काफी देर से नहीं है। क्या ये चुनाव का एक्स फैक्टर है शदाब चौहान? देखिए अमित जी, प्रधानमंत्री जी बार बार रेड अलर्ट की बात करते हैं, तो मोदी जी, योगी जी देश की प्रगति, किसानों, महिलाओं और प्रदेश की प्रगति के लिए रेड अलर्ट है। और जो ये नारे किए लगाए जा रहे हैं, भाजपा ये खाटू श्याम जी का कार्यक्रम है, वहां पर इस तरह का गाना गाया जा रहा है। मैं बड़ी तादाद में लोग मैं होते किसी हैं। भी धार्मिक कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। हर ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, बीजेपी का नहीं बोल रहा हूं, सामान्य कार्यक्रम है। बीजेपी के लोग हर धार्मिक कार्यक्रम में जाकर के उस तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि काशी सजा दिए, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर नहीं। मोदी जी, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि रामलला का मंदिर हमने बनवाया, हमें तो पता था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, और भगवा लहराएंगे और फिर हम मथुरा भी सजाएंगे। यही मैं कह रहा हूं कि एक्स फैक्टर है क्या चुनाव का, जिसकी बात डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी करी, फिर योगी आदित्यनाथ ने भी करी। मैं वही तो कह रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी दोनों के लोग प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये आप कहते हैं निजाम मुस्तफा आएगा, चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप कहते हैं निजाम मुस्तफा आएगा, कहते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल। अगर निजाम मुस्तफा आएगा तो कोई हरिद्वार में ये बकवास नहीं करेगा। गांधी जी के खिलाफ जो शब्द प्रयोग किए, भूपेश अग्रवाल, इनका मिनिस्टर पूर्व सुधांशु जी कह दें वो समर्थन कर रहा है कालीचरण का, सुधांशु जी कहे कि उसको पार्टी से निकालेंगे, इनका मिनिस्टर था पिछली सरकार में। तो गांधी जी निजाम मुस्तफा ठीक है, भगवा गलत है, हिंदुत्ववा गलत है, हिंदू गलत नहीं है, भगवा गलत है ना। हिंदुत्ववा और योगी को हराना हमारा लक्ष्य है। जी 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 चीज कहना चाहूंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में एक बार फिर से भगवा लहराएंगे। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अभी हमें कहा कि भक्तों के आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, आपने बोला ना कि भक्तों को चश्मे के अंदर कुछ नहीं दिखता है, वो सब खड़े होकर बोलिए, वो सिर्फ योगी सरकार बीजेपी बोलता रहता है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपकी कांग्रेस पार्टी इस वक्त होती सत्ता में, उन्हें अच्छे तरीके से लोग मानते, तो अगर वो लोग जीतने लगती है, अगर कांग्रेस ज्यादा जीतती इस वक्त बीजेपी से, लोग उनकी तरफ होते, तो क्या तब भी दोबारा आप यही कहते हैं कि लोगों की आंखों पे चश्मा है इसलिए वो कांग्रेस को जिता रहे हैं? क्या नाम आपका? रोहन। ठीक है, रोहन की बात कर रहे हैं। मुद्दों की बात की, कौन जीतता है कौन हारता उसकी बात नहीं, सजाने से शुरू हुआ मामला। एक मुद्दों की बात कर रहा हूं। आंखों पे चश्मा है, इस वक्त बीजेपी जीत रही है तो आपको अंधभक्त दिखाई दे रहे हैं। मैंने बीजेपी जीत रही है इसलिए अंधभक्त है ऐसा नहीं कहा मैंने, अंधभक्त एक अलग विषय है जी, उनका भी चश्मा उतर रहा है। मुद्दे की बात पर आते हैं, सजाने की बात आई कि साहब मंदिर सजा दिया, बहुत अच्छी बात है, सजना चाहिए, मंदिर क्यों नहीं सजना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हाथरस की बेटी की चिता भी सजाई थी इसी सरकार ने, वो भूल गए आप लोग। कोरोना के काल में प्रयागराज के गंगा के किनारे लाखों लाशें भी सजाई थी इसी सरकार ने। क्या वो भूल गए आप लोग कि बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार के नाम पर सारे के सारे पेपर आउट हुए उत्तर प्रदेश में, वो भूल गए आप लोग। वो भी एक स्टेज सजाई थी इन लोगों ने। आप लोग भूल गए कि क्या हालात यहां पर उत्तराखंड में हुए, तीन मुख्यमंत्री बदले गए। कि नहीं सजना चाहिए? नहीं, मैं कब कह रहा हूं, मैंने तो पहले कहा कि सजना चाहिए, आपको शायद सुनाई नहीं, क्योंकि आप बात बार कह रहे हैं ना कि इस तरह की बात हो रही है, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारे बीजेपी नहीं लगा रही, पब्लिक लगा रही है। मंदिर क्यों नहीं सजना चाहिए? मंदिर सजना चाहिए। ठीक है, क्या सजा? मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। छोटा पब्लिक की बात भी जा रहा है। कुंभ का घोटाला अमित जी, इन्हीं की वजह से तो बना है, इन्हीं ने तो कब्जा करवाया था बाबरी मस्जिद पे, इन्हीं शर्मा जी की पार्टी ने। देखिए कब्जा आप लोग पीस पार्टी वाले करते होंगे, हिंदुस्तान में संविधान का कानून है, पीस पार्टी वाले कब्जा। ये भी तो कह रहे हैं कि हिंदू, हमसे बड़ा हिंदू कौन है, ये तो लड़ाई चल रही है। ये अफसोस है कि भारत की राजनीति में मुद्दों की नहीं, अच्छा हिंदू और बुरा हिंदू की लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस जितना अच्छा हिंदू बुरा हिंदू करेगी उतना नुकसान होगा देश का भी और कांग्रेस का भी। और ये याद रख लीजिए, ये देश के लोग जान चुके हैं कि ये दोनों की मैच फिक्सिंग चल रही है कि कौन अच्छा हिंदू है कौन बुरा हिंदू है। ये कह रहे हैं कि आप असल में देश का डैमेज कर रहे हैं ये बात करके। शदाब चौहान, शादाब जी जो कहें कहते रहिए, नाम पार्टी है जी, नाम पीस पार्टी है और क्या क्या करते हैं उसमें, उस पर नहीं जाना चाहता व्यक्तिगत। इस बार यूपी में आपकी इनसे भी लड़ाई है जी। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम मुद्दों के साथ, हाँ तो चुनाव में लड़ाई तो होती है, जाएंगे। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, आपकी सीटें पिछली बार कितनी थी? 7, बच गई 5, और ये भी इनको भी इस बार उम्मीद है 7-8 ही आएंगी। तो देखना कौन आगे पीछे होगा। ऐसा है
बीजेपी ने सपा के साथ भी सरकार बनाई, बसपा के साथ भी, आज वो दोनों दुश्मन हैं। कोई बात नहीं, उस समय का फेर होता अच्छा, मतलब इनके साथ आ सकते हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपने बोला अब दोनों दुश्मन है, दोनों दोस्त एक हैं। मिनट, मुझे तो शत्रुघ्न सिन्हा की पिक्चर ही थी ना भैया। आप लोग क्या बताइए, वो दोस्त दुश्मन दोस्त किसकी पिक्चर थी? एक पुरानी पिक्चर थी, दुश्मन दोस्त। शदाब चौहान में आपको दुश्मन दोस्त नजर आ रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है आज मोदी जी इत्र की खुशबू सूंघ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी पुराने वाले नोट हैं नए वाले? आप तो कह रहे थे नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त, तो ये नए वाले नोट हैं या पुराने वाले? नए वाले दिखे नहीं आपको, इतने बड़े बड़े थे। फिर वो तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। 250 करोड़ निकला, इतने बड़े बड़े नोट आपको नहीं दिखे? अमित जी ये बता रहे हैं कि काला धन अब भी जिंदा है। उत्तर दे दिया। इन्होंने स्टेज की सजाने की बात की। कुंभ में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, पेंटिंग के नाम पर कुंभ में खा गए पैसे। आप भी कमाल है, आपको राम मंदिर में भी घोटाला दिख रहा है, कुंभ में भी घोटाला दिख रहा है, कभी किसी इफ्तारी में घोटाला नहीं दिखा। भाई सुनिए ना, आप मोदी साहब से भी आगे हिंदू मुसलमान करने में। हिंदू मुसलमान करने में? कुंभ और इफ्तारी। हिंदुत्व आप करते हैं, इफ्तारी आप करते थे, हिंदू मुसलमान हम करते हैं। 1947 में देश का विभाजन हुआ, हिंदू मुसलमान मीडिया कर रहा है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को बेघर कर दिया गया, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। भागलपुर के दंगे हुए, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। आलोक भाई, सत्य सत्य कितना छुपाए, कितना दबेगा? सत्य नहीं दब सकता। ये आपका वक्तव्य अपने आप में प्रूव कर रहा है कि आप कर रहे हैं। आपकी उत्तेजना कह रही है कि आप कर रहे हैं। उत्तेजना ये सत्य है। आपकी शब्दावली कह रही है कि आप कर रहे हैं। सुधांशु आपकी शब्दावली कह रही है कि आप आलोक जी, अब मैं बोल लूं, बोले से ज्यादा लिखा होता है, लिखे की ऑथेंटिसिटी ज्यादा ना है। ये अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी है? अमीश देवगन ने या सलमान खुर्शीद ने? अरे मैं तो जिसमें हिंदू बोको हराम, हिंदू तालिबान जाने क्या क्या लिखा है। अरे भाई, आपके नेता की कहां लिखी से मिलेगा उसकी बात नहीं करेंगे। आपने कहा आपकी भावना दर्शाती है, तो सलमान खुर्शीद का लिखा क्या दर्शाता है? राहुल गांधी बार बार ट्वीट करते हैं हिंदू बनाम हिंदुत्व, क्या दर्शाता है? जब आपका नेता शशि थरूर कहता है हिंदू तालिबान, वो क्या दर्शाता है? जब मणिशंकर अय्यर कहता है हिंदू पाकिस्तान, वो क्या दर्शाता है? हिंदुत्ववादी लोग पूरी तरह से डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। छोटे सर, अयोध्या भी सजा दी है और काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। सर, इसमें तो धमकी नजर आती है। अभी आप कह रहे थे कि सजाने में धमकी, सजाने में धमकी, मथुरा भी सजाएंगे, तो सर वो तो इसका मतलब है कि वो हाँ, धमकी नजर आ रही है क्योंकि नहीं, एक्सप्लेन करें इसका मतलब क्या? मतलब सर वो जो मस्जिद तोड़ने की बात वहां पे चल रही है, तो हम तो यही समझेंगे, डरेंगे सर आगे के भाई मथुरा भी सजाएंगे, तो इसका मतलब यही है। नहीं, किसी ने तोड़ने की तो बात नहीं, सर बगल में बन रहा बड़ा रोजाना ये बयान आते रहते हैं सर, आते रहते हैं बयान। अच्छा, तोड़ने की बात किसने बोली? सर जी, अब अयोध्या के बाद में नंबर मथुरा का आने वाला। सुप्रीम कोर्ट से बना ना, सुप्रीम कोर्ट से बना है ना सर। अयोध्या में रामलला का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट में से बना 50 साल के केस के बाद। काशी में भी जो किया गया वहां मस्जिद तो बरकरार है, नंदी गाय के सामने मस्जिद तो बरकरार है, वहां पे सर मस्जिद थोड़ी गई, कैसी बात? सर जी, हम तो इसी बात से डर जाते हैं कि भाई सजने से डर रहे हैं आप। मथुरा भी सजाएंगे सर, वहां भी तोड़ेंगे, तो इसका मतलब चुनाव आ गया कि दंगा कराने की पॉलिसी। मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूं, मैं बहुत इत्मीनान से पूछ रहा हूं कि काशी में किसने तोड़ के सजाया है? काशी में तो उसको गंगा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़ा गया है। काशी में सजाया है, काशी में सजाइए, जी उसका सम्मान है। लेकिन आगे अगर वो मथुरा की काशी में भव्य मथुरा में डर की बात है, काशी में भव्य कॉरिडोर बना, मस्जिद से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई भाई। मथुरा अगर बनेगा तो उसमें किसी मस्जिद से क्या मतलब? दूसरी बात, मगर यह भी कहना चाहता हूं, काशी और मथुरा की दोनों मस्जिदें जो हैं, अगर देखा जाए तो डर का प्रतीक कौन है? डर का प्रतीक तो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई वो चीजें हैं। बेहतर होता कि हम उन चीजों से अपने को अलग कर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, छत्रपति शिवाजी के राजकवि भूषण ने लिखा है कि किस प्रकार से औरंगजेब ने उस जमाने में अत्याचार किए थे और किस प्रकार से उन्होंने काशी और मथुरा में वो किया था। उन्होंने लिखा, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देव देवालय, शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए, माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अरे डर का प्रतीक तो वो था। बेहतर होता कि आप अपने को उससे अलग करते। जैसे आज कोई नहीं कहता जर्मनी में कि मैं रूडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, आइकमैन के साथ खड़ा हूं जिसने नरसंहार किया था, इसलिए उससे अलग करते तो ज्यादा बेटर था। परंतु यहां हम जो कर रहे हैं किसी को डराने के लिए नहीं, भारत की संस्कृति का वैभव को। लेकिन औरंगजेब तो बड़े ग्लोरीफाई करके कहता था, मैं 1.25 मन जनेऊ जलाता हूं। 1.25 मन जनेऊ क्यों जलाए जाते थे? कंफ्यूजन हो तो फतवा आलमगीरी में पढ़ ले, ये किताबों का लिखा हुआ नहीं है।
औरंगजेब के अपने जमाने के सुनिए वजन होगा एक जनेऊ में, कितना वजन होता है? सवा मन जनेऊ, उनके जनेऊ की जी जी क्या थी? हाँ, क्या उस टाइम कोई आदमी? ठीक है, पर औरंगजेब पर चर्चा नहीं है क्योंकि औरंगजेब की बात आ गई तो मैंने बोला सवा मन जनेऊ जाता है। सुधांशु त्रिवेदी सवा मन जनेऊ पे 30 सेकंड। एक लाइन मैं कहता हूं किसी की बात मत मानिए। फतवाए आलमगीरी पढ़ लीजिए, उनके गवर्नमेंट ऑर्डर हैं कि कितने कितने मंदिर तोड़ने हैं। औरंगजेब तो छोड़िए, फतेहनामा चित्तौड़ अकबर का पढ़ लीजिए, उसने लिखा 30,000 आदमियों को मैंने काटा। उसने लिखा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में मंदिर टूट गए, अकबर जो सबसे ज्यादा माना जाता है उसने कहा मैंने वो मंदिर भी तोड़े। और गाजी की उपाधि उसने 30,000 लोगों के सर पे खड़े के लिए अकबरी में लिखा है भाई, खुद अकबर ने लिखवाया है, ऐसा नहीं कि किसी किताब में उसने लिखा है। इन्होंने एक इंटरव्यू में या कहीं पे बोला था कि 2022 में अगर योगी जी आए या योगी जी हारे तो हिंदुत्व भी हारेगा। मैंने आर पार में बोला था, डिबेट शो में बोला था। तो मेरा ये सवाल है कि योगी जी के जरिए हिंदुत्व को टारगेट आपने मेरे कार्यक्रम में बोला योगी हारेगा तो हिंदुत्व हार जाएगा। मैंने ये जी मैं और सवाल भी ले रहा हूं, मुझे पता कई लोग जवाब लेट मी कंप्लीट। मैंने ये कहा कि 30 सेकंड। अगर योगी आदित्यनाथ को हम सब मिलकर हराएंगे तो हिंदुत्व हारेगा। वो हिंदुत्व हारेगा जो आज हरिद्वार से लेकर रायपुर तक नफरत फैला रहा है, वो जो लोगों को मारने और काटने की बात कर रहा है। और हमने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, योगी आ रहे तो हिंदुत्व हारा। सुन यही बोल रहे हैं ना हमारी सरकार, आप यही बोल रहे हैं ना, योगी हारा तो हिंदुत्व हारा। 10 सेकंड लेट मी कंप्लीट। अगर हमारी सरकार आएगी, मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि जो ये लाशें थी कोरोना काल में जांच करवाएंगे ना, योगी बचेंगे ना केशव प्रसाद मौर्य बचेंगे। आपकी सरकार किसके साथ आएगी, इनके साथ या इनके साथ? सब मिलकर इनसे जो किसके साथ मिल गए। अगर तीनों मिलकर प्रदेश के लिए जरूरत पड़ी तो फिर भी आएंगे। योगी को हराना हमारे लिए प्रायोरिटी है। बोल दिया जो मन में था, बोल दिया कि तीनों मिलकर एक साथ आएंगे और योगी आदित्यनाथ पर आएंगे। पॉइंट बोलिए। मेरा सवाल भाजपा से सुधांशु जी जी बोलिए, पूछिए, खड़े होकर पूछिए बेटा। कि जिस तरह से इन्होंने लाली का प्रयोग किया था, सूर्य और भगवा से शुरू होता है, लेकिन जिस तरह से आप हजारों की तादाद में रैलीज पे रैलीज किए जा रहे हैं, लग नहीं रहा है कि खून की लाली से आप लोग 22 का चुनाव जीत पाएंगे। बहुत बढ़िया। और अब बाकी पार्टियां रैली नहीं कर रही, अखिलेश जी नहीं कर रहे, प्रियंका जी नहीं कर रहे। एक मिनट इनसे पूछिए, रैली में किसके भीड़ ज्यादा हो रही है? भाटी जी से पूछिए, भाटी जी से पूछिए, इनका दावा क्या है? इनका दावा क्या है? रैली में इनके भीड़ ज्यादा हो रही है तो रैली ना करें, विपक्ष वाले रैली कर। और सुनिए, और बेटा ये सुनिए, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, चलो भाटी जी भी रैली कर रहे हैं, हम भी। ये जयपुर में काहे रैली की थे भाई? जयपुर में तो चुनाव नहीं था, काहे रैली की? मैं और भी सवाल ले रहा हूं। अमित जी 30 सेकंड जी। जयपुर की रैली क्यों हुई थी? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, वही हिंदुत्व में भाषण हुआ था, और वही हिंदुत्व में भाषण हुआ। सुनिए ना, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रैली करने की परमिशन अमित शाह जी के इशारे पर नहीं दी, इसलिए हमें जयपुर में करनी पड़ी। कहीं और भी परमिशन मानते तो नहीं मिलती है। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, जयपुर की रैली में कोरोना नहीं फैलेगा, मोदी की रैली में कोरोना फैल जाएगा? एक मिनट सर, किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी की रैली में फैलेगा और जयपुर की में नहीं फैलेगा, किसी ने नहीं कहा। आज कोरोना बढ़ रहा है, सब चिंतित हैं, बीजेपी भी, हम भी सब चिंतित हैं। जबरदस्ती का विषय ना बनाया जाए। जबरदस्ती का विषय बनाया जा रहा है। तैयार है। जब मैंने कहा सब गजेंद्र शेखावत जी ने कहा वर्चुअल रैली के लिए तैयार है। व्यूअर्स आपके एक सेकंड, सुधांशु एक सेकंड, आलोक जी मैं व्यूअर्स आपके लिए बता रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं आलोक जी, आपका वक्त है अभी। मैं आपको व्यूअर्स बता रहा हूं, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, सर आपको भी बता रहा हूं बेटा मैं, कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लखनऊ में पूछा गया कि क्या चुनाव को टाल देना चाहिए, तो एक नहीं सब पॉलिटिकल पार्टियों ने यहां जितनी खड़ी हैं एक आवाज में बोला चुनाव को नहीं टालना चाहिए। यानी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती चुनाव टले, और सब पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है रैली हो, कम हो, ज्यादा हो, वो सिर्फ इशू है। आलोक शर्मा, मुझे लगता है मैंने जयपुर में रैली क्यों हुई उसका उत्तर दिया। आज औरंगजेब पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्ना पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 4 दिन पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है हेल्थ के बारे में, उस पर रिपोर्ट नहीं लड़ना, उस पर हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कोरोना में जो बदहाली हुई, जिस तरह से उत्तराखंड से और यूपी तक पलायन हुआ, उस पर हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। किसानों की 700 से ज्यादा जान चली गई, हम उस पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हम हिंदुत्व, औरंगजेब और फतवा और अकबर, राहुल जी को तो हिंदुत्व राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी ने बीजेपी सबसे ज्यादा, एक मिनट सर, राहुल जी ने बीजेपी को एक्सपोज किया है, और एक्सपोज होने के कारण कुछ भक्तों को मिर्ची लगी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके सर, मेरा सवाल सर से एक छोटा सा सवाल ये है कि वो बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पे कि उनके एक नेता को हराने के लिए वो 3-3 पार्टियां एक होने को तैयार हैं। ऐसा क्यों है?
अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक तो ओवैसी को भी साथ ले लीजिए अब तो। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए आपको। इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए। ओवैसी जी बीजेपी के साथ हैं ऑलरेडी, जो काम कर रहे हैं वहाँ। सरकार आपकी बनवाई उन्होंने, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अरे आपके भी दोस्त हैं। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा स्टूडियो से जारी रहेगी। आज जानना चाहता हूं राहुल जी के बारे में आके, हालांकि अभी फिलहाल देश में नहीं है। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक बढ़े कि जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और एडीजीपी के नेतृत्व में होगी हादसे की जांच।